हेलो बच्चों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आई एम इंट्रोड्यूसिंग अनुष्का कुलकर्णी who has got 533 out of 800 marks in CA Inter November 22 examination. She cleared of course both the groups in first attempt, and the third and very important introduction, she has got 95 marks out of 100 in cost accounting subjects, right? तो आज मैं इसके लिए इसको इंटरव्यू के लिए लाया हूँ अनुष्का को कि जो इसने किया है या जो छोटी मोटी मिस्टेक्स इसने की होगी, इतने मार्क्स आने के बावजूद भी शायद कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक तो इससे भी रही गई होगी, करेक्ट। तो सारा डिस्कशन हम करेंगे और ये इंटरव्यू आपके लिए मोटिवेशन भी है, इंफॉर्मेशन भी है, इंस्ट्रक्शंस भी है एंड टारगेट भी है। ये इसने जो किया है उसको हमको अचीव करने के लिए आज मतलब ये सारी चीज़ें लिस्ट आउट करके रखना और ये सारी चीज़ें टारगेट बना के हमको अचीव करनी है। सो वेलकम अनुष्का। थैंक यू सर। हाँ, तो अभी करें स्टार्ट। यस अगेन वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। और प्लीज़ मतलब मैं स्टूडेंट्स की तरफ से प्लीज़ बोल के आपको बोल रहा हूँ कि सारी जो बातें आपने अप्लाई की, जो नहीं करनी चाहिए आपको लगा होगा, हर एक बात दिल खोल के बच्चों को बताओ। एंड आपके जो जूनियर्स हैं उनको आपकी हेल्प मिलेगी, आपको भी अच्छा लगेगा और आपको दुआएं भी देंगे कि फाइनल में रैंक आ जाए जो थोड़े मार्क्स से आपकी सी इंटर में रह गई है ना। सबसे पहली बात जो है कि आपने जो ओवरऑल पढ़ाई की 8 से 9 महीने की पढ़ाई होगी, राइट। फर्स्ट डे क्लास का स्टार्ट हुआ, रेगुलर बैच हुई, टेस्ट हुए, फिर उसके बाद आपका ये रिवीजन मैराथन या सेल्फ स्टडी का टाइम जो एग्जाम के पहले और कंप्लीशन के बाद। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है पढ़ाई करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पे अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आप पक्का फेल हो या आपके मार्क्स आना बहुत डिफिकल्ट है, और इस टाइम पे अच्छे से दबा के पढ़ाई कर लिया, बहुत ही आपने क्या बोलते हैं उसको, सीरियस हो गए, तो आप पिकअप कर सकते हो चीज़ों को। ऐसे मतलब कौन सा सबसे अच्छा टाइम? एक तो 3 स्टेजेस जैसे आपने बताया कि रेगुलर वाला, फिर जब सिलेबस कंप्लीट हो गया और एग्जाम के पहले जो भी टाइम रहता है, 1 महीना 2 महीना जो भी आपके पास है वो वाला, और एग्जाम के 1 दिन पहले का। अच्छा। तो जो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है वो वाला पॉइंट है कि एग्जाम के 1 दिन पहले। अच्छा। क्योंकि कुछ फायदा नहीं होने वाला, आप कितना भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। हाँ, एक रिवीजन, एक ग्लांस आपके मेमोरी के लिए जरूरी रहता है। मतलब उससे पास फेल कुछ डिसाइड नहीं होने वाला है। अगर पास होने वाले हो तो पहले ही डिसाइड हो गया है, और फेल भी होने वाले हो तो उस दिन कुछ भी बदलने नहीं, तो उस दिन के भरोसे किसी ने बैठना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो 3 में से 1 स्टेज तो आपकी बिल्कुल डिलीट हो गई। वो स्टेज खाली अपने मन समाधान के लिए अपन पढ़ रहे हैं, ऐसा इसका बोलना है, करेक्ट है ना बेटा? तो 2 स्टेजेस में मेन आपने हाइट बहुत ज्यादा पढ़ाई या कैसे क्या किया था? मुझे मेरे हिसाब से तो जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई या फिर जो हमारा कंसिस्टेंसी लेवल है वो सबसे ज़्यादा रेगुलर में होना चाहिए। क्योंकि सेल्फ स्टडी के टाइम पे भी आप कभी कभी या एक दिन पे ज़्यादा पढ़ लिया, एक थोड़ा सा कम कर लिया। तो ये जो बच्चों का माइंडसेट है कि रेगुलर बैच ने हमारे पास तो बहुत टाइम है कंप्लीशन के बाद, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब वो जो रेगुलर सिलेबस जब चल रहा है तभी आपकी मेन पढ़ाई चल रही है, तो वो जो रिवीजन होने वाला है वो भी आपको पुश कर सकता है पर पास नहीं करवा सकता। पास आपका रेगुलर बैच की जो 6 महीने है वही करवा सकता है। सो बच्चों, जो अनुष्का ने बोला उसके हिसाब से जो आपका रेगुलर बैच चल रहा है 6 महीने का, जब आप पढ़ रहे हो ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप्स, तब आपको अच्छे से पढ़ना है, करेक्ट। वो टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया, अगर वो टाइम वेस्ट हो गया तो पास होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मान सकते हैं, करेक्ट है ना? क्योंकि आप खुद पढ़ के कितना पढ़ेंगे? आपको कोई एजुकेटर जब पढ़ा रहा होता है तब आप जितना ज्यादा मेमोरी में रखते हो ना, वो आपको रिवीजन के समय पे याद आ सकता है। लेकिन आपने रेगुलर किया ही नहीं तो सेल्फ का कितना भी टाइम ले लो, आप करेंगे क्या तब? अच्छा, मतलब जो क्लास में होता है और जो होमवर्क के टाइम होता है वो उसको कोई चैलेंज ही नहीं है। अगर वो किया है तो रिवीजन का फायदा होगा, अगर वो स्किप किया तो रिवीजन का भी कोई फायदा नहीं है। तो मतलब में जो लोग सोचते हैं उसका उल्टा करना चाहिए। लोग सोचते हैं एग्जाम के पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन उससे इंपॉर्टेंट है, रेगुलर सबसे कम इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके एक्सपीरियंस से उल्टा है, रेगुलर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो ठीक से किया है तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, और अगर ये दोनों हुआ है तो थोड़ा बहुत आप 1 2 5 10 मार्क्स बढ़ा सकते हो एग्जाम के पहले दिन वाली पढ़ाई से, अदरवाइज कुछ होना नहीं वाला। तो अभी आपका जो माइंडसेट है पूरा यू टर्न में बदलना पड़ेगा बच्चों को, राइट? क्योंकि एक सीधा लॉजिक है इसके पीछे कि आप उसको जो सिलेबस कंप्लीशन के बात करते हो आप उसको रिवीजन बोलते हो, लेकिन आपके रेगुलर में अगर आपने कुछ रेगुलर किया ही नहीं तो आप रिवाइज क्या कर रहे हो? आप जो वो टाइम है उसमें भी आप रेगुलर ही कर रहे हो। तो वो कुछ रिवाइज नहीं होने वाला आपका। और खुद से रेगुलर करना मतलब तो कुछ है ही नहीं क्या? मतलब तो क्लास लगाया है आपने, आपके पास इतनी फैकल्टी है जो इतने अच्छे पढ़ाते हैं, तो आप पहले उनसे सीख लो, उतना जो होमवर्क उन्होंने दिया वो सिंसियरली कंप्लीट कर लो, फिर उसका आप रिवीजन कर सकते हो। ओह गुड, वेरी गुड बेटा, करेक्ट, एकदम करेक्ट। और बेटा मतलब मैं इनको रोज बोलता हूँ सारे बच्चों को, एक बार आप आपके मुंह से बोल दो, ईमानदारी से बताओ आपने
पूरे 180 दिन क्लास चली थी अपनी, 30 दिन 6 महीने की, 180 दिन, 180 में अगर दिन का आप 4 भी एवरेज लेक्चर्स मारो, 720 लेक्चर्स आपने, ईमानदारी से बताओ 720 में से, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया तो मुझे पता है कि आपने कितने लेक्चर्स मिस किए, 720 में से कितने लेक्चर्स मिस किए थे आपने? मुझे ऑनेस्टली याद नहीं आ रहा कि मैंने लेक्चर मिस किए हैं क्या। करेक्ट, मैं बता रहा हूँ, इसको याद नहीं पर मुझे याद है, इसने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया था। और मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 720 के साथ में 180 दिन का अटेंडेंस भी नहीं बोल रहा हूँ कि पहले आई नहीं बाद में आई, मैं 720 लेक्चर्स बोल रहा हूँ। और ये सबसे मेन, सबसे हाईलाइटेड रीज़न है इसका इतने अच्छे मार्क्स लाने का। करेक्ट। अब दूसरा सवाल, ईमानदारी से बताना, इसमें आप हमारी बुराई भी करोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, ईमानदारी से बताना कि अग्रवाल क्लासेस, क्योंकि हम लोग उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके इनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, इसलिए कि अग्रवाल क्लासेस ने आपको रेगुलर बैचेस दी, रिवीजन, मैराथन, या मैंने चार्ट्स बना के दिए थे एंड में मैराथन के टाइम, अगर आपको याद होगा तो। उसके बाद डेली टेस्ट लिया अपन ने 60 डेज का, या वीकली टेस्ट हुआ बीच बीच में जो भी। तो हमारे तरफ से कौन सी ऐसा इनपुट था जिसने आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज दिया? सबसे ज़्यादा रेगुलर बैच एंड जो हर रोज की जो टेस्ट थी, वो जो अपने वीकली से ज्यादा भी जो डेली टेस्ट थे ना, उसमें ज्यादा मुझे पुश मिला, क्योंकि वो चैप्टर वाइज थे पहले। 3 चैप्टर, मतलब 12, अगर कॉस्टिंग के 12 चैप्टर्स होंगे तो 3, फिर हाफ सिलेबस और फुल सिलेबस। वो शायद से देखो, अभी एक सब्जेक्ट के मिनिमम 1 या फिर 2 हफ्ता लगे होंगे पूरे सारे टेस्ट सीरीज के लिए। तो वो जो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते थे, वो मेरा एक्चुअली ज्यादा रिविजन का था, क्योंकि हमारे क्लास के रेगुलर क्लास के बुक वगैरह पूरा सॉल्व करके हो गया था। होमवर्क की वजह से ऑलमोस्ट पूरा बुक हमने खुद ने सॉल्व किया था। तो और इसमें मैं तो बहुत ही बदनाम हूँ कि मैं एक सवाल करवाता हूँ, 5 होमवर्क देता हूँ, है ना। लेकिन आई स्वेयर मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अगर वो 5 सवाल नहीं किए होते उस टाइम पे, जब मुझे 1 घंटा था, मुझे वो 5 सवाल करने के लिए पहले 1 घंटा मिलता था। जब मेरे पास 3 महीने बचे तो वो 5 सवाल करने के लिए मेरे पास 10 मिनट है। अच्छा, तो वो 1 घंटा वेस्ट किया ऐसा नहीं बोल सकते, वो 1 घंटा किया इसलिए वो 10 मिनट में हो गए। करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा मुझे इनपुट ये लगता है कि रेगुलर क्लासेस बहुत अच्छे से चले, जो सिलेबस था वो पूरा ठीक से कंप्लीट हुआ है। और इसकी वजह से जो रिवीजन बैच में, यानी कि रिवीजन बैच भी नहीं, वो रिवीजन के टाइम पे जो हमारे डेली टेस्ट होते थे, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पुश मिला है, क्योंकि आई कैन रिकॉल एवरीथिंग जो हमारे रेगुलर बैच में जो भी सिखाया था, जो भी लेक्चर में, एक आई कैन एक्चुअली रिमेंबर इन वन जोक ऑल्सो, सो कि हाँ इस क्वेश्चन पे ये जोक हुआ था, तो उससे मुझे वो याद रहते हैं। तो वो सारे बातों को हमको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। और जो डेली टेस्ट हैं वो आपको बहुत सीरियसली लेने हैं, क्योंकि वो एक दिन आप जब दिन रात करके पढ़ते हैं, और वो 3 चैप्टर्स भी क्यों ना हो, हमारे जब अच्छा पेपर जाता है ना, तो हमको पता चलता है कि हाँ वो 3 चैप्टर तो हमने फाड़ दिए यार। अरे वाह, ग्रेट, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और सबसे मेरे दिमाग में जो डेली टेस्ट का आइडिया आया था बेटा, वो भी मैं बता देता हूँ, आप अगर अग्री कर दो, स्टैंप लगा दो, तो उनको भी समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बच्चे को समझता ही नहीं है कि कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर किस दिन पढ़ो, शेड्यूल बनाता है, फॉलो नहीं कर पाता ये वो। पर अभी 3 चैप्टर का अगर टेस्ट रखा ही है मैंने, तो आपको क्या पढ़ना है ये तो मैंने आपको बता दिया। करेक्ट, तो आधा काम तो बच गया। हाँ, कि आपको शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं, आपको पता है, और ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा दूसरे दिन कंफर्म हो जाने वाला है, तो उससे मोटिवेशन आता है। करेक्ट। सो मतलब इस अनुष्का के हिसाब से 2 बड़ी चीज आपको जो मिस नहीं करनी है, एक है रेगुलर बैच पूरी 720 लेक्चर जैसे मैंने उसके बताया वैसे आपको अटेंड करने, और दूसरी कि जो डेली टेस्ट हम लोग लेने वाले सिलेबस कंप्लीशन से लेके एग्जाम के बीच में, वो आप लोगों को अटेंड करनी है। और अनफॉर्चुनेटली शायद आपका डेली टेस्ट पहली बैच का था, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया था, डिले भी हो गया था। इनका डेली टेस्ट चला ही, इनका 1 नवंबर से एग्जाम था और 20-22 अक्टूबर तक तो चला था, बट अभी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो 15-20 दिन पहले खत्म हो जाएगा इनका डेली टेस्ट। और एक्चुअली मुझे ये डेली टेस्ट के बारे में एक और बोलना है कि इस टेस्ट को आप बस, हाँ टेस्ट ही तो है, एक 3 चैप्टर ही तो करने हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत मानना। आपको ये सोचना है कि ये 3 टेस्ट पे आपकी ICAI पेपर ले रहा है। करेक्ट, मतलब तो आपको उतना जी जान से वो करना है, तो भी उसका सफल कुछ तो मिलने वाला है। क्योंकि अगर हाँ हमारे क्लास में तो टेस्ट होते रहते हैं, जैसे वीकली हुए थे वैसे ये भी हो जाएंगे, ऐसे ये एटीट्यूड से होगा तो नहीं चलेगा। आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि आपका इस पे रैंक आने वाला है शायद से। वेरी गुड, करेक्ट। हाँ, मतलब जी जान लगा देनी है, ऐसा सोचना है कि ये पास हुआ तो एक्चुअल एग्जाम पास हो, ये फेल हो गया तो एक्चुअल एग्जाम फेल हो गया। करेक्ट। अभी बेटा शायद आपको ये सवाल अच्छा नहीं लगेगा, बट मैं अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए सवाल पूछ रहा हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने आपका रिजल्ट देखा है, रिजल्ट आपके पीछे भी लगा है, तो मार्क्स कम भी आए होंगे, ज़्यादा मार्क्स वाले पे तो बात करेंगे हम लोग, दे आर वेटिंग फॉर दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मार्क्स की स्ट्रैटेजीज तो बहुत लोग बताते हैं और सब लोग ग्लोरीफाई करते हैं चीज़ों को, बट कम मार्क्स भी आए तो वी शुड एडमिट इट। मतलब अग्रवाल क्लासेस ऑल्सो शुड एडमिट इट कि आपको हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा उसमें आपको कम मार्क्स भी आए, इट्स नॉट
मतलब ऐसा किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है, आपका भी नहीं है, ऑफकोर्स आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, बट मेरे बच्चों के लिए आप इतना भी बता दो कि इन्होंने क्या नहीं करना चाहिए। कोई तो सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको कम मार्क्स आए होंगे, उसमें आपकी क्या गलती की और वो गलती इन्होंने नहीं करनी चाहिए, और आप क्या करते तो शायद इसमें भी अच्छे मार्क्स आते और आपका जो थोड़े मार्क्स के लिए रैंक रहा है वो शायद आ जाती। मतलब इट्स अ नेगेटिव क्वेश्चन, आज नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, बट बच्चों के लिए है ना। तो सबसे कम मार्क्स मेरे उस सब्जेक्ट में इसकी वजह से आए क्योंकि मैंने आपको इतनी देर में बताया कि आपको जो रेगुलर है और जो होमवर्क है वो बहुत ध्यान से करना है। एक्चुअली उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो रेगुलर बैच होते थे तब मैंने लेक्चर ऑब्वियसली पूरे ध्यान से किए, लेकिन उसके बाद जो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थियोरी था तो होमवर्क ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन आपको जो सिखाया वही रिवाइज करना, वही एक्चुअली आपका होमवर्क रहता है थियोरी सब्जेक्ट में। तो लेकिन वो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था कि अगर आज ये लेक्चर में ये पर्टिकुलर टॉपिक हुआ है तो मैंने घर पे थोड़ा सा ब्रशअप नहीं किया था, तो जब एग्जाम के टाइम पे मुझे वो रिकॉल करना था तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा था। जैसा आपने बोला कि रेगुलर जैसे पढ़ना पड़ा आपको, टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाए। और मैं अनुष्का को जानता हूँ, ये मेरे पास सीए फाउंडेशन से है, तो उसका थियरी थोड़ा वीक है, तो ऑडिट जैसे सब्जेक्ट जो होता है वो थोड़ा थियरी है, तो ये थोड़ा रिलेक्टेंट हो गए थे आपके, यार याद नहीं पड़ता है, वहाँ पे गलती हो गई। वो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ थियरी तो है, तो जरा से एग्जाम के थोड़ा सा पहले कर लेंगे तो कैसे याद रहेगा, फ्रेश रहेगा, इतनी देर पहले करेंगे तो क्या ये रहेगा। अच्छा, मतलब थियरी भी अगर आपने 4 महीने पहले भी रिवीजन किया तो काम लगता है, तो भी काम लगता है। ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जाम के पहले पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। यस, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा, तो मतलब अनुष्का का ये बोलना है कि हमको लगता है कि थियरी सब्जेक्ट्स अभी से पढ़ के क्या करेंगे, पर अभी जो पढ़ोगे वो आधा दिमाग में जाएगा, बाद में जो पढ़ोगे और आधा दिमाग में जाएगा, ऐसे कर करके वो 3-4 बार पढ़ के बिल्डअप होके एग्जाम में लिखने लायक बनेगा। एग्जाम के पहली या दूसरी बार पढ़ोगे तो काफी नहीं होगा। करेक्ट, ये आपसे गलती हुई थी। क्योंकि जो एग्जाम के सिलेबस कंप्लीशन के बाद और जो एग्जाम के पहले का टाइम था तब मैंने थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया था, क्योंकि तब मुझे ऐसे थोड़ी एंग्जाइटी आ रही थी कि अरे यार थ्योरी में तो कुछ भी नहीं किया, प्रैक्टिकल में तो कुछ तो कर लेंगे, इतना कर लिया, थ्योरी में कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि आई वॉज लिटरली डूइंग नथिंग अबाउट थ्योरी। बस रेगुलर लेक्चर्स किए, कुछ एक्स्ट्रा मैंने ज़्यादा मेहनत भी नहीं की थी, इसलिए वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जब मैं खुद से स्टार्ट कर रही थी पढ़ना तो ऐसा लग रहा कि यार ये क्या पढ़ा है, मतलब हाँ याद आ रहा है कुछ तो किया है, लेकिन ये क्या है, ये सब कुछ नया लग रहा है, ये हमारा ही है क्या। तो इसकी वजह से जब आपका रेगुलर बैच चल रहा रहता है तो थोड़ी सी ब्रशअप करना बहुत ज़रूरी है, और थ्योरी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये बात महंगी पड़ी, ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, ये सब्जेक्ट बोरिंग वाला, तो ये डिफरेंशिएट करना बंद कर देना चाहिए। सारे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, सारे सब्जेक्ट करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। थियरी है, प्रैक्टिकल है, थियरी भी 100 मार्क का है तो उतना इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिंग 100 मार्क का है तो वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। एंड जो सबसे ज़्यादा वेट कर रहे बच्चे, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ हर एंड टू सम एक्सटेंट टू माई सेल्फ ऑल्सो बिकॉज आई हैव टॉट हर, एंड इसने बेंचमार्क बहुत ही हाई सेट कर दिया है। सो शी हैज़ गॉट 95 आउट ऑफ 100 कॉस्टिंग। बहुत ही फ्रैंकली 2 बातें पूछूंगा, दोनों का ईमानदारी से जवाब देना। एक तो आपने सोचा था, मतलब मैंने तो सोचा था कि आपके 95 आए, मतलब ये सोचा था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, बट 95 इज ऑल्सो शॉकिंग फॉर मी एज वेल। तो 2 बातें, एक तो 95 मार्क्स आपने सोचे थे क्या, और दूसरी बात ये 5 गए कहाँ होंगे, जो 5 गए वो कहाँ गए होंगे। वो तो सच में नहीं पता कि कहाँ गए होंगे, लेकिन 95 भी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे मैंने। ऐसे लग रहा था पेपर देख के कि हाँ अच्छा गया है पेपर, जितना किया था उसकी वजह से हाँ अच्छा किया है, बहुत अच्छा गया है। बहुत सब लोग मुझे आके बोल रहे थे कि हाँ इजी था क्या कॉस्टिंग का, अच्छा गया है। हाँ तो मेरा भी बहुत अच्छा गया था उन लोगों की वजह से ही, और उन लोगों के जैसे ही, सॉरी, लेकिन मैंने भी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि 95 आएंगे। हाँ अच्छा एग्जामिनेशन आ जाएगा, चलो उससे भी अच्छा गया तो 70 आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे, 90 नहीं बिल्कुल भी नहीं, और उस 90 से भी आगे गया। और मुझे ये भी नहीं पता था कि आपका भी वो सबसे ज्यादा वाला रिकॉर्ड है। हाँ मेरा सबसे, हाँ ये भी नहीं मुझे पता था। 91 का रिकॉर्ड था मेरा अभी तक का, इट्स 95 मार्क्स, सो इट्स एक्चुअली बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। सो अब कॉस्टिंग के बारे में कुछ टिप्स दे दो कि एग्जैक्टली क्या करना। मैं जो बोलता हूँ इनको सबको, मेरी बुक में और मॉड्यूल में जो सवाल है, हाँ वही बस ये लोग बोलते हैं कि सर ये बुक से करे क्या, वो बुक से करे क्या, रेफरेंस बुक खरीदे क्या। ईमानदारी से बताओ आप इनको कि क्या क्या ज़रूरत है, इनको क्या क्या रेफर करने की ज़रूरत है, और आउट ऑफ सिलेबस कितना आता है या सिलेबस में से कितना आता है, ये सब थोड़ा सा उनको आइडिया दे दो आप कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्टिंग का जैसे सर ने बताया कि जो बुक है अपना क्लास का और मॉड्यूल है, मोर देन इनफ। मैंने सच में अगर जो रेगुलर है
उसमें बस सर का बुक किया, मैंने मॉड्यूल को भी हाथ में नहीं लगाया था, सीरियसली बोल रही हूँ। जब डेली टेस्ट स्टार्ट हो गए थे तब ये सोचा कि हाँ थोड़ा मॉड्यूल भी अभी ले लेते, थोड़ा कर लेते हैं, तो तब मैंने मॉड्यूल को हाथ लगाया था। और एग्जाम के एक दिन पहले मैंने MTP RTP थोड़े ब्रश अप कर लिए थे। तो आप थोड़ा सा पहले कर दो, इतना भी मत सोचना कि हाँ हम भी एक दिन पहले कर लेंगे। तो ये 3 चीज़ें मेरे लिए लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आप रेफरेंस बुक भी लेंगे, ये भी लेंगे, वो भी लेंगे, क्या करना है? हाँ, करना क्या है? नया आना है तो उन सब में से भी नया आने वाला ही है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन नया आ सकता है, तो वो आपके लिए नहीं है, सबके लिए नया है। जिसने 10 रेफरेंस बुक भी किए होंगे उसके लिए भी वो नया ही है। तो वो 10 रेफरेंस बुक का आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? कंसेप्ट तो वही आने वाला है, तो आप कंसेप्ट पे फोकस करो ना। आप 10 रेफरेंस बुक लेंगे मतलब आप 10 क्वेश्चंस अलग अलग सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट अगर दिमाग में ही नहीं है तो वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करके भी क्या फायदा? कौन सा क्वेश्चन याद होने वाला है? हाँ वही तो। मतलब आपके हिसाब से 100% स्टडी इज रेगुलर बुक, मॉड्यूल, RTP MTP, दैट्स इट। RTP MTP भी एग्जाम के थोड़े दिन पहले करना है, पर इनिशियली तो रेगुलर बुक एंड मॉड्यूल इज मोर देन इनफ। करेक्ट है। उससे जो आप कॉन्सेप्ट इकट्ठा कर रहे हो पेपर उसमें से वही आने वाला है। क्योंकि आपको हम ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि यार CA का पेपर है, कुछ टफ आ गया तो, कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो। एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस मतलब अगर हम लोग स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो उन्होंने वो नाम नहीं देखा था, या फिर वो थोड़ा सा कंसेप्ट एक आधा एडजस्टमेंट भी हिला वगैरह रहेगा ना, तो वो भी आउट ऑफ सिलेबस ही रहता है। लेकिन वो एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, जब आपके दिमाग में वो कंसेप्ट आने लगते हैं ना, तो आपके लिए वो नॉर्मल सवाल ही बन जाता है कि हाँ हमने क्लास में ऐसे ही कुछ तो किया था। तो आपको बस क्लास की रेगुलर बुक और मॉड्यूल ये बहुत है आपके लिए। जब सब लोग बोलते कि बाइबल, गीता, कुरान है आपके लिए, वो सच में है। मुझे ऐसे लगता था कि नहीं इस बुक में से क्या मतलब कितना कर लेंगे, और इसी में से आने वाला है, सच में उसी में से ही आने वाला है। और एक मतलब जो इम्पोर्टेंट बात अनुष्का का मेरा बाहर डिस्कशन हो रहा था, वो अभी उसने स्किप कर दी। ये लोग क्या करते हैं बेटा, इस पे भी थोड़ा सा आप लाइट डाल दो। मेरा बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इनके साथ। जब मैं टेस्ट में अनसीन सवाल देता हूँ, अनसीन मतलब जो आपने बोला वैसे नाम नंबर बदल दिया तो इनको लगता है क्या अनसीन हो गया। तो ये लोग क्वेश्चन आधा पढ़ के अपने आप को जज कर लेते हैं कि हमको नहीं आता है। तो ये कितना बड़ा नुकसान है। अगर वो एक बार या 2 बार ठीक से पढ़ेंगे तो इनको आई जाएगा, इस बात का अश्योरेंस दे दो इनको। एक्चुअली ये सही बात है। जब हमारे भी पेपर्स आते थे तो हमको सर CMA के क्वेश्चंस वगैरह डालते थे, तो भी हमको भी लगता था कि यार ये तो हमारा नहीं है, ये कौन सा है। लेकिन ये भी मैं बोल रही हूँ कि जब मैं पेपर देखती थी तब मुझे लगता था ये, वो भी मैक्स 5 मिनट के लिए। जब मैं वो एक क्वेश्चन पे मुझे गारंटी है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, तो जब मैं वो क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, लिखती हूँ, उसके बाद जो डाउट वाला क्वेश्चन है वो भी आ जाता है। वो कुछ अलग या फिर कोई नेक्स्ट लेवल का नहीं है, वो आपके लिए या आपके सिलेबस का ही है। आप जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो खुद पे कि हाँ मुझे ये आने वाला है, राइट। बस ये मुझे आने वाला है, ये रखो कि हाँ इसका कंसेप्ट मैंने पढ़ा है, और ये आपने सच में पढ़ा भी रहता है। आप जो थोड़ा सा सॉल्व करना स्टार्ट तो कर दो। आप स्टार्ट भी नहीं करेंगे यार ये अटेम्प्ट करके भी क्या फायदा। अरे स्टार्ट कर दो, बस स्टार्ट कर दो, आ जाएगा, गारंटी आ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है उतना। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे अनुष्का से आपको कंफर्म करनी थी, क्योंकि आप मेरी बातों को तो इंपॉर्टेंस देते नहीं, रोज ही बकते रहता हूँ। तो जो आपके बीच में से एक स्टूडेंट आई है जिसने आपको ये सारा गाइडेंस दिया, एंड सच में आपको अगर ये पसंद आया होगा तो इसके लिए भी लाइक करना, और इसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कमेंट भी करना ऑफकोर्स। एंड जो बातें अनुष्का ने आज बताई है, ये वीडियो को 10 बार देखना हो तो 10 बार देखो, बट नोट डाउन करो, क्योंकि सीरियसली बता रहा हूँ कि इसके चेहरे पे मैंने कभी टेंशन नहीं देखा। और ऐसे लोगों की खासियत होती है कि उतनी खुशी भी उसके चेहरे पे नहीं दिख रही, आज ही उसका रिजल्ट आया है। तो शी इज़ इमोशनली वेरी मच बैलेंस्ड। ये इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना भी वन ऑफ द अचीवमेंट्स है। तो आपको इमोशनल बैलेंस भी मेंटेन करना है। इसने जो एकेडमिक्स बातें बताई वो भी सारी मेंटेन करनी है। और सच में बोल रहा हूँ, नोट डाउन करके रखो हर एक चीज़ को। इतनी बड़ी बड़ी बातें कि आपका करियर बदल सकती है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट CA इंटर और CA फाइनल पास करा सकती है। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर आर्टिकलशिप। अगर आपको आर्टिकलशिप में कोई भी हेल्प चाहिए तो बेटर लेट मी नो। एंड सेकेंड थिंग, फाइनल में अब आपको रैंक की लानी है, नो लेस देन रैंक। करेक्ट। फाउंडेशन में रैंक देते नहीं थे, इंटर में थोड़े मार्क्स के लिए मिस हो गई, एंड फाइनल का रैंक सच में आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। आपको अगर जॉब करनी है तो सच में 20-22 लाख से आपका पैकेज स्टार्ट होगा। एंड गो फॉर बिग 4 इफ पॉसिबल फॉर यू। और बिग 4 में मेरे रेफरेंसेस है, सो आई लेट यू नो, राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड
कुछ छोटी मोटी अनाउंसमेंट्स कर देता हूँ मैं एंड में कि अभी मुझे इसने इतना प्राउड फील करवाया है, तो कॉस्टिंग का पेन ड्राइव मैं अगले 10 दिनों के लिए जो सीए इंटर फेल हुए हैं मात्र 2000 में बेचने वाला हूँ। जो भी सीए इंटर फेल हुए हैं उनके लिए अग्रवाल क्लासेस एक सरप्राइज ला रहा है, उसके लिए आपको डिटेल में 8886 8886 पे कॉल करके पूछना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू बेटा।